Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो आज हम थोड़ा सा जो है लास्ट हम जो पढ़ चुके हैं थोड़े से उसके मेथड्स और जो टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिया उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी जो है वो डाइट को जो है कॉन्टामिनेटेड करते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी डिफरेंट फर्दर डिजीज़ वगैरह हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड बोर्न डिजीज़ होती हैं, वायरल बोर्न डिजीज़ होती हैं और कौन कौन से मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी फूड में होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, फंजाई और किस तरह से जो है हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। आज जो फिर हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी की क्या थी, किस तरह से जो है वो माइक्रोबायोलॉजी ने फ्लरिश किया पास्ट डिकेड्स में। अगर हम स्टडी करें तो किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी जो है वो उसकी अर्ली ट्रेडिशनल जो है वो मतलब स्टेजेस क्या थी, देन उसके बाद डेवलपमेंट स्टेजेस करके किस तरह से जो है उसने आगे फर्दर जो है वो फ्लरिश किया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें कि फूड में जो मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो फूड में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो आम तौर पे आपके जो है वो अगर हम बात करें या आपकी मतलब आउटलाइन की कोर्स आउटलाइन की अगर हम बात करें तो उसमें एक टॉपिक आ जाता है आपका बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक या माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स भी उसको कहते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक या माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व भी उसे कह सकते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ आपको मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खासतौर पे हमारी फूड में जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है आमतौर पे जो हमारी फूड में ये माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक जो है तो वो मतलब बैक्टीरिया जो है हमारी फूड में जो है वो 4 स्टेजेस में ग्रो करते हैं। सबसे पहले आ जाता था लैग, लॉग, एक्स, स्टेशनरी, देन उसके बाद डेथ। और ये अगर हम एक उसकी तरह देखें तो ये आमतौर पे इस तरह से जो है वो हमारा ग्रोथ कर्व ड्रॉ हो जाता था। ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाती थी लैग फेज, फिर हमारी लॉग फेज, फिर हमारी एक्स स्टेशनरी और या स्टेशनरी भी कह सकते हैं इसको, फिर डेथ आ जाती थी। ठीक है, बैक्टीरिया जो है आमतौर पे आप लोगों ने जो है वो जनरली अपनी मतलब आपने स्टडीज़ की होगी कि बैक्टीरिया जो है आमतौर पे जो हमारी फूड में ग्रो करता है वो हमारा जो है बैक्टीरिया हमारी फूड में जो है बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो ग्रो करता है। बाइनरी फिशन के थ्रू ग्रो करता है और हर 20 मिनट्स के बाद जो है आफ्टर 20 मिनट्स ये रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, मतलब 2 to 4 कर जाएगा, 4 to 8 कर जाएगा, 8 to फर्दर 16, 12 कर जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो इसका टाइम होता है जो 20 मिनट्स के बाद ये रेप्लिकेट करता जाता है और 2 to 4, 4 to 8 ऐसे मतलब इसकी क्लासिफिकेशन बढ़ती चली जाती है। फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है आमतौर पे जो इसका ग्रोथ कर्व है वो आमतौर पे इन 4 स्टेजेस पे जो है वो डिपेंड करता है, लैग, लॉग, एक्सटेंशन, डेथ। लैग में जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लॉग पे आके जो है वो मतलब उसकी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। देन स्टेशनरी फेज़ में जो आके जो है वो क्या होता है कि एक जगह पे उसकी क्वांटिटी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है कि उसके बाद जो ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। देन डेथ फेज़ में आ जाती है कि बैक्टीरिया आफ्टर ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए और उनकी डेथ होना स्टार्ट कर दिया है। बाइनरी फिशन के थ्रू जो है रेप्लिकेट हुए और आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो रेप्लिकेट करते जाते हैं। ड्यूरिंग द लैग फेज सेल एडजस्ट टू देयर न्यू इन्वायरमेंट बाय इंक्लूडिंग और रिप्रेसिंग एंजाइम सिंथेसिस एंड एक्टिविटी। लैग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट के थ्रू एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं।
कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया ने ग्रो कर गया है और वो उसमें एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। एंजाइम सिंथेसिस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है। लैग फेज़ में जाके क्या हो जाता है कि लैग फेज़ में जो है वो एक अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेबल हो गए हैं और उनकी रेप्लिकेशन जो है वो पीक पे जाती चली जा रही है और वो ज़्यादा रेप्लिकेट होते चले जा रहे हैं। एक्सटेशनरी में क्या होता है कि कुछ टाइम जो है कोई इन्वायरमेंट ऐसा आता है या टेम्परेचर ऐसा पहुँचता है जिसपे उसकी ग्रोथ या तो कम भी नहीं हो रही और ज़्यादा भी नहीं हो रही, एक स्टेबल सी हो गई है। देन डेथ पे क्या होता है कि वो जो है वो एक बॉइलिंग स्टेट पे आ गया या उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर दिया या इतना कम कर दिया कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं हुए और वो डेथ फेज़ की तरफ आ गए हैं। ये फर्दर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स में जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें इन्वायरमेंट और पीएच या जो मीडिया है जिसमें उसने ग्रो किया उस पर एडजस्ट हो गया, ग्रोथ स्टार्ट हो गई। लॉग में जाके जो है वो पीक पे ग्रोथ स्टार्ट होती चली गई। देन स्टेशनरी में जाके जो है वो टेम्परेचर या जो हमने कम किया या लो किया उस पर कंट्रोल स्टेज पे आना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम के लिए ना तो उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है ना लो हो रही है, स्टेशनरी फेज पे। डेथ पर जब वो आ जाते हैं तो फिर वो डिक्लाइन हो जाते हैं। या तो हमने फूड को ऐसी जगह स्टोर कर दिया कि स्टोर होने के बाद जो है वो फर्दर हमारी जो है वो डेथ हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और हमारी फूड जो है वो स्पॉइलेज से बच गई या जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए। ये माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक था, ठीक है, या माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद जो है वो ये माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक या माइक्रोबियल ग्रोथ जो है ये आपकी जो है ये फूड माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है उसमें जो है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के नाम से आपको ये टॉपिक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कर्व के थ्रू जो है वो बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर या पीएच के अकॉर्डिंग जो है वो बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है पड़ी। और उसमें आमतौर पर एक इक्वेशन दी हुई है dx डिवाइडेड बाय dt और म्यू x इज इक्वल टू म्यू x, जिसमें आपको ये बताया गया है कि dx ओवर dt जो है रेट ऑफ चेंज इन बायोमास है, ओके। और जो है वो आपका म्यू x जो है वो आपका मतलब t जो है वो आपका टाइम हो गया, x जो है वो कोई भी मेंबर हो जाता है, t टाइम हो गया और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है। t आ गया टाइम के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ, म्यू जो है वो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। dx ओवर dt इज इक्वल टू म्यू x, ये आप फार्मूला यूज़ करते हो माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करने के लिए कि कितनी मतलब कोई मीडिया जब हमने बनाया है ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो कितनी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन बायोमास की मतलब हम उसकी बायोमास की टेम्परेचर या मॉइस्चर या जो भी हमारा मीडिया है उसको अगर हम बायोमास को चेंज करते चले जाते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्दर एक और टॉपिक आपके इसमें आ जाता है वो है हीमोस्टेसिस एंड हर्डल वो फूड इकोसिस्टम हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी एक बहुत छोटा सा माइनर सा ही टॉपिक है जो कि बैक्टीरियल की ग्रोथ में हेल्प करता है। फूड इकोसिस्टम हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, फूड जो है वो हमारी डिपेंड करती है इकोसिस्टम। हमने एक बात की थी कि हमारी फूड जो है एक प्रॉपर जो है वो चेन के थ्रू काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्रास है, ठीक है, ग्रास जो है वो आगे जाके कोई इंसेक्ट कंज्यूम करेगा या हो सकता है कि कोई मतलब एनिमल ने कंज्यूम किया है। एनिमल को कौन कंज्यूम करता है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो फर्दर जो है ये चेन चलती चली जाती है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर मतलब एक से दूसरी चीज़ रिलेट करती चली जाती है। फूड इकोसिस्टम ये होता है कि हमारा एनिमल यानी ईडेबल सब्सटेंस हमारी फूड जो है उस पर जो है हमारे कौन कौन से जो है वो अमामिल असरअंदाज होते हैं। फूड की कंजप्शन पे हमने जैसे डिटेल स्टडी किया कि फूड में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ना। अगर हम बात करें
फूड इकोसिस्टम में, तो हमारे फूड पे जो है वो डिपेंड करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, फूड इकोसिस्टम हमारा जो है वो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का जो है वो मजमुआ समझ लें कि इसका कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन जो होगा वो फूड इकोसिस्टम होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं? जो फूड के बिल्ड इन फैक्टर्स हैं बड़े। फॉर एग्जांपल क्या है? उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, उसकी न्यूट्रिशनल इवेल्युएशन। देन उसके बाद एक्सट्रिंसिक फैक्टर अगर हम देखें तो उसमें क्या आ जाता है, मतलब अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये जो है वो मेजर फैक्टर्स हैं, और इसकी पीएच भी आ जाती है इसमें। ठीक है, पीएच भी इसी में आ जाएगी। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की तो उसमें क्या आ जाता है हमारा टेम्परेचर, गैसेस और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये देखें ना, अब जो फूड इकोसिस्टम है, जब हम फूड इकोसिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज़ फूड इकोसिस्टम, तो फूड इकोसिस्टम हमारा जो है वो हमारा कम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे मबनी होता है कि हमारे ऐसे कौन कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है, मॉइस्चर, टेम्परेचर और मतलब उसके पीएच और न्यूट्रिशनल वैल्यू। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमारा क्या आ जाता है, टेम्परेचर, गैसेज और इन्वायरमेंट। ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो है वो फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का इन्हिसार होता है। ठीक है, तो अगर फूड इकोसिस्टम की जब भी हमारी बात आएगी तो हम ये बात करेंगे कि फूड इकोसिस्टम कंपोज ऑफ इन्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इट। ठीक है, फूड इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड पीपल लिव्ड इन इट। ठीक है, कि हमारा इन्वायरमेंट और हमारे लोग जो है जो मतलब उस जगह पे रह रहे हैं, फूड इकोसिस्टम उसका मजमूआ है। ठीक है, अब हमारा जो इन्वायरमेंट और हमारे जो लोग हैं उसका इन्हिसार क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर पे और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे। अब इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा क्या होते हैं कि हमारी फूड के अंदर ही जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इंट्रिंसिक में आ जाएगी, और फूड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो बाहर के अवामिल है, इन्वायरमेंट है, जिस पर असरअंदाज होता है, वो हमारे एक्सट्रिंसिक पे आ जाएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मिलके जो है हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, फूड इकोसिस्टम हमारा ये हुआ कि इन्वायरमेंट और उसमें जो लोग रह रहे हैं उस पे से मिलके हमारा फूड इकोसिस्टम बनता है कि हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रास है, ग्रास को जो है वो एनिमल कंज्यूम करेगा, एनिमल को जो है वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा, फर्दर चलता चला जाता है। फिर कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल आ जाते हैं जो ह्यूमन को भी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और वो ग्रास भी कंज्यूम करते होते हैं। तो ये फर्दर जो है वो हमारा फूड इकोसिस्टम इस तरह चलता चला जाता है कि एक चीज़ का इन्हिसार दूसरी चीज़ पर है। उसके बाद जब हमारी फूड के जो है ये दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आना शुरू हो गई। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड में जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड में ग्रो होना स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, पीएच पे, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, टेम्परेचर पे, उसके बाद हमारा मॉइस्चर पे, इन्वायरमेंट पे भी हो सकती है कोई अवामिल जो एक्सीडेंटली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे फूड इकोसिस्टम हमारा बना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर आए और हमारे उसकी वजह से जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी प्रेजेंट हो गई। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो हमारी फूड को स्पॉइल करती जा रही है, हमें तो हमें उसको कहीं ना कहीं तो रोकना है ना। तो जब हम उसको रोकने की बात करते हैं तो हम हीमोस्टोसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा कि जो हमारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, हम किस तरह से उन फैक्टर को ख़त्म करके उनकी ग्रोथ की में हर्डल लेकर आएँ और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करें। पीएच चेंज कर देंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसके लिए मॉइस्चर लेवल जैसे उसका ज़्यादा है पड़ा जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे उसको डिहाइड्रेटेड कर देंगे, उसका मॉइस्चर जो है वो निकाल लेंगे, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, ड्राई प्लेस पे रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे
कोई ना कोई ऐसी हर्डल पैदा करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए। हीमोस्टेसिस क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक टेम्परेचर ऐसा क्रिएट करना जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होती चली जा रही है। हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा जब हमारे ये सारे फूड इकोसिस्टम के जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमारी ग्रोथ होती चली जा रही है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे जब हमारी ये लॉग से लैग में आ गई, यहाँ पे हमने हर्डल पैदा करना स्टार्ट की, हीमोस्टेसिस किया, टेम्परेचर को चेंज किया, पीएच को चेंज किया, स्टेशनरी में क्या हुआ कि कुछ रुक गई, देन डिक्लाइन की तरफ आ गई, डेथ, और हमारा मकसद हमें गेन हो गया कि हमने हर्डल पैदा की, हमने इन फैक्टर्स को चेंज किया हर्डल कॉन्सेप्ट के थ्रू। हीमोस्टेसिस उसका मतलब स्टेबल किया, उसको स्टेशनरी फेज पर लेकर आए, उसके बाद उसको डेथ की तरफ ले गए और हमारी फूड जो है वो स्पॉइलेज से बच गई। ठीक है, फूड इकोसिस्टम हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट एक साथ ट्रीट करेगा। माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक में क्या आ जाएगा, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज ये आ जाएंगी। उसके अलावा जो है उसका एक फार्मूला बताया है dx/dt = μx, तो हम उस तरह से निकाल लेते हैं। फूड इकोसिस्टम और हीमोस्टेसिस हर्डल में ये आ जाएगा कि फूड इकोसिस्टम क्या है, कंपोज होता है इन्वायरमेंट से और उसमें रहने वाले लोगों से। उसके बाद उसके फूड के जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों आ जाएंगे उसमें। जब फैक्टर आएंगे माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो हीमोस्टेसिस और हर्डल कॉन्सेप्ट कहाँ पे जो है उसको आके रोक देगा, हमारी ग्रोथ को प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है फर्दर हमने ये डिटेल स्टडी किया था कि किस तरह से जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी पीएच, हमारी ये टेम्परेचर, जो हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पे असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, हमने ये डिटेल में स्टडी किया था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर में न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आ जाते थे, कि कौन कौन सी न्यूट्रिशनल हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ग्रो करा रही हैं, किस तरह से अगर हम उसको चेंज करेंगे तो कौन कौन से मतलब उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में क्या हम चेंजेस लेकर आएंगे तो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। पीएच और बफरिंग कैपेसिटी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल फैक्टर भी हमने इसमें स्टडी किया था डिटेल में। एंटी माइक्रोबियल बैरियर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम वो बैरियर्स डाल के जो है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वाटर एक्टिविटी, मॉइस्चर लेवल को डिहाइड्रेशन के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। फूड स्पॉइलेज, फिर हमने स्टडी किया कि जब फूड स्पॉइल हो जाती है या स्पॉइलेज से बचाने के लिए जो है वो हम डिफरेंट किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो मिल्क की हम स्पॉइलेज से किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, मीट को, वेजिटेबल फ्रूट को, ग्रेन्स को किस तरह से उसको हम प्रिवेंट करते हैं। फर्मेंटेशन भी हमने इन डिटेल देखा। उसके अलावा जो है वो हमने जो मिल्क की जो है वो स्पॉइलेज से बचाने के लिए जो है वो पास्चराइजेशन को भी डीप स्टडी किया कि पास्चराइजेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बैक्टीरिया उसको ग्रो करने के लिए मेजर जो है वो हम किस तरह से जो है वो स्टडी प्लान करते हैं। जो दो मेथड हमने स्टडी किए थे, एक प्लेट काउंट मेथड था, एक पोर प्लेट मेथड था। ये दो मेथड थे जब हम लैब में एग्जामिन कर रहे होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन कौन से हैं और वो किस तरह से ग्रो करते हैं और किस तरह से हमारी फूड कितनी कॉलोनीज़ बनाते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ज़्यादा हैं वो जो जल्दी रेप्लिकेट होके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक रेडीमेड जो है वो सैंपल आप कहते हैं, ये आमतौर पे क्या होता है, ये हमारे जो है वो माइक्रोबियल हमारे जो है वो लैब में सैंपल्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारी न्यूट्रिएंट रिच ब्रोथ कह लें आप, या फिर डिटॉक्स पोटैटो स्टार्च वगैरह कह लेंगे, इस तरह के एगर वगैरह ये हमारे मौजूद होते हैं जिसपे हम आमतौर पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी कॉलोनीज़ बनी है। वो प्लेट काउंट मेथड में क्या होता है कि हमारी पेट्री डिशेज़ वाली प्लेट है, उसके ऊपर हमने जो है वो सोल्यूशन अपना डाल दिया, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया हमने अपना डाला और उस पर को हमने 2 से 3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा और उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो गए। देन उसके बाद उसको जो है वो स्टिक प्लेट काउंट मेथड था, स्टिक, तो उसको हमने स्टिक की मदद से जो है वो उठा के हमने उसकी कॉलोनीज माइक्रो स्कोप में जो है एग्जामिन की। और पोर प्लेट मेथड में क्या होता है कि जो हमारा वो लिक्विड सा जो है वो हमारा सोल्यूशन है उसको जो है वो हम एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो पहले पोर करते हैं। टेस्ट ट्यूब में पोर करने के बाद
उसमें जो है वो मतलब लिक्विड सा हमने रख दिया, उस टेस्ट ट्यूब को हम कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगाकर। देन उसके बाद जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके नीचे ग्रो हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को जो है वो प्लेट पे डालते हैं और फिर हम माइक्रोस्कोप में मतलब स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दोनों में ये फ़र्क है कि एक टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाने के बाद पोर प्लेट पे डाला जाता है और एक पोर प्लेट पे ही हम अपना मीडिया डाल के ग्रो करा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सैम्पलिंग प्लान्स आ जाते हैं हमारे कुछ कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के सैम्पलिंग प्लान कौन से हैं। सैम्पलिंग प्लान्स अभी हमने इन डिटेल स्टडी नहीं किए, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए होते हैं वो 2 क्लास एट्रीब्यूट प्लान्स और 3 क्लास एट्रीब्यूट प्लान्स होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि 2 क्लास में हम किस तरह की सैम्पलिंग करते हैं और 3 क्लास में हम किस तरह की सैम्पलिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो उसमें थोड़ा सा हमारा ये आ जाता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने फूड स्पॉइलेज जो है वो डिटेल स्टडी कर ली थी। देन हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है उसमें हमारा एक टॉपिक आ जाता है जो कि हमारा है कि हमारे मतलब और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने बैक्टीरिया को तो इन डिटेल स्टडी कर लिया, हमने प्रोटोजोआ और अल्जाई और फंजाई वगैरह को जो है इन डिटेल अभी तक स्टडी नहीं किया, जो कि नेक्स्ट हम जो है वो देख लेंगे कि हमारे कौन से नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि फूड बोर्न इलनेस हमारी कॉज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स और फूड बोर्न इलनेस कौन से होते हैं। नॉन बैक्टीरियल जो हमारे एजेंट्स हैं जो फूड काज करते हैं उसमें ज़्यादातर क्या आ जाते हैं, हमारे प्रोटोजोआ आ जाते हैं। प्रोटोजोआ की जो है हेलमिंट्स एंड निमेटोड्स जो है वो इसकी एक एग्जांपल है, हेलमिंट्स एंड निमेटोड्स। इसके अलावा जो फिर उसके बाद जो है हेलमिंट्स और मतलब निमेटोड्स की जो है डिस्क्रिप्शन है जिसमें राउंड वॉर्म्स वगैरह हमारे आ जाते हैं कि कौन से हमारे इंसेक्ट्स हैं, कौन से हमारे प्रोटोजोआ हैं जो कि हमारी फूड में जो है वो कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। फिर प्रोटोजोआ आ जाता है हमारे पास फर्दर की प्रोटोजोआ कौन कौन सी टाइप के हैं और नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स जो है वो हमारी फूड में कौन से जो है वो काज कर रहे हैं। इसके अलावा फूड बोर्न हमने वायरसेस और फूड बोर्न डिजीज़ के बारे में डिटेल देखा कि कौन से हमारे वायरसेस होते हैं और कौन सी हमारी डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करती हैं, और कौन कौन से जैसे हमारे वायरसेस हैं जिसमें हमारे नोरा वायरस आ जाता है, हेपेटाइटिस वायरसेस आ जाते हैं और फूड मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा जो है फर्दर हमने बैक्टीरिया के नाम पढ़े थे कि कौन कौन से हमारे मेजर बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी डिजीज़ कॉज करते हैं और फर्दर हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम प्रोटोजोआ और नॉन बैक्टीरियल जो हमारे फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उसको इन डिटेल स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।